देखो बेटा आज का क्या लिखा हुआ है, आज हम लोगों को पढ़ाई में क्या रखना है, लिखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता को बोलते हैं वैलेंस या वैलेंसी, आबंध को बोलते हैं बॉन्ड और सिद्धांत को बोलते हैं थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम इसको वीबीटी के नाम से भी जानते हैं, कभी संयोजकता आबंध सिद्धांत या वीबीटी इस नाम से भी जानते हैं इस सिद्धांत को। सिद्धांत, सबसे पहली बात आती है कि सिद्धांत ये करता क्या है। तो फर्स्ट लाइन पे ही मैंने इस बात को लिख रखा है कि ये सिद्धांत किन किन बातों पर बेस्ड है, या आखिर ये सिद्धांत से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। वैसे मैं अगर नॉर्मल सी बात करूं तो ये सिद्धांत उपसह संयोजक यौगिकों का पूरा पोस्टमार्टम कर देता है। लगभग इससे हर बात हमें पता चल सकती है उपसह संयोजक यौगिकों की। तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं मैंने क्या लिखा है। वैसे ये सिद्धांत उपसह संयोजक यौगिकों के कैरेक्टर, संरचना, उसके गुणों की तुलना, चुंबकीय गुण, ये सारी की सारी चीज बता देता है। मैंने लिख भी रखा है, देखो। कहता है सबसे पहली बात तो इसको सिद्धांतों को बनाया किसने, पॉलिंग तथा स्लेटर ने। कहता है पॉलिंग तथा स्लेटर ने यह बताया कि इस सिद्धांत से किसी उपसह संयोजक यौगिकों, देखो बेटा ये लिखा है उपसह संयोजक यौगिकों की त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन का मतलब स्ट्रक्चर का प्रकार, संरचना की प्रकृति तथा चुंबकीय गुणों को ज्ञात किया जा सकता है। तो दो चीजें मेनली हम इससे निकाल सकते हैं, एक तो इसका स्ट्रक्चर, दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसके चुंबकीय गुण। अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप संकरण को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं चाहता तो इस जगह पर एक और बात बढ़ा सकता था कि स्ट्रक्चर, त्रिविम संरचना का अर्थ होता है, त्रिविम रसायन का अर्थ होता है इसके स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से ही पता चलता है संकरण का प्रकार। कहता अब ये तो पता चला सबसे पहली बात कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर हमें कौन कौन सी बात पता हो सकती है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, हम लोगों ने और भी बातें लिखी है कि इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत यहां से स्टार्ट होता है, जो ऊपर वाली लाइन है वो सिद्धांत नहीं है, ये केवल वो लाइन है जो आपको बताती है कि इस आर्टिकल के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम दो चीजें मेनली पढ़ने वाले हैं, कि स्ट्रक्चर और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिकों की चुंबकीय गुण और उसके रसायन, और उसके ऐसा बोल सकते हैं संरचना। तो अब मैं सिद्धांत पढ़ता हूं। सिद्धांत में लिखा है किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में समन्वय संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहली बात, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी भी ज्यादातर उपसह संयोजक यौगिकों की बात करोगे, केंद्रीय धातु परमाणु होता है डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक का एलिमेंट, और अधिकांश डी ब्लॉक के एलिमेंट में रिक्त ऑर्बिटल पाए जाते हैं। रिक्त ऑर्बिटल जानते हो ना, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिन पर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, अधिकांश, लगभग सब पे। तो वही बात बता रहा है वो। कहता है किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में आप किसी भी उपसह संयोजक को यौगिक को लाओगे, उसके केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को देखोगे, उसमें समन्वय संख्या के बराबर रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। समन्वय संख्या जानते हो ना, पढ़ी रखी थी तुम, उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु जितने डेटिव बॉन्ड बनाकर जितने उपसह संयोजक आबंध बना सकता है, आप लोग कह रहे थे ये उसकी समन्वय संख्या होती है। तो हर एक केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। कितने रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, जितनी उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उपसह संयोजक संख्या होती है। कहता है रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं जिनके द्वारा वह संकरित होकर आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। अभी इस वाली लाइन का थोड़ा सा जरा पढ़ेंगे, जिनके द्वारा वह संकरित होकर आबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु के पास कुछ रिक्त डी ऑर्बिटल थे, ये रिक्त डी ऑर्बिटलों को उसने लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ग्रहण किया और अपने संकरण को कंप्लीट किया। संकरण में क्या होता था, लिगैंड के ऑर्बिटल और केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या होते हैं, संकरण करते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु के जो खाली ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। पूछे क्यों इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, क्योंकि लिगैंड पर इलेक्ट्रॉनों की अतिरिक्त संख्या होती थी और केंद्रीय धातु आयन में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती थी, कमी। तो वो लिगैंड के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटलों में क्या हो जाते थे, या आ जाते थे, या उसमें भरे जाते थे। और जब भरे जाते थे तो भैया ऑर्बिटलों का संकरण होता था। अब संकरण के बेसिस पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ध्यान देना। अगर कोई उपसह संयोजक यौगिक ऐसा मिलता है
जिसकी समन्वय संख्या कितनी है? 2। समन्वय संख्या का मतलब जानते हो? वो केंद्रीय धातु परमाणु 2 उप सह संयोजक आबंध बना सकता है। अगर कोई भी ऐसा आपके पास उप सह संयोजक यौगिक है जो 2 उप सह संयोजक आबंध बना सकता है, उप सह संयोजक आबंध को डेटिव बॉन्ड कह दे, क्योंकि उप सह संयोजक आबंध को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये लंबा शब्द है, डेटिव बॉन्ड छोटा शब्द है, अच्छे ढंग से रहेगा। अगर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु 2 डेटिव बॉन्ड बना सकता है तो बेटा फिर उस पर संकरण किस प्रकार का होगा? sp। और उसकी संरचना कैसी होगी? रेखी, लीनियर होगी। ऐसा तो आपने पहले भी शायद पढ़ रखा होगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ की या किसी केंद्रीय धातु परमाणु की उप सह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या 4 है या उसमें 4 डेटिव बॉन्ड होते हैं, तो 4 डेटिव बॉन्ड होने की दशा में उस पर संकरण कैसा हो सकता है? sp3। और sp3 संकरण की दशा में यौगिक की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय याद है? मेथेन की संरचना चतुष्फलकीय थी। अगर मैं बात करूं अमोनिया की संरचना चतुष्फलकीय थी, फॉस्फीन की संरचना चतुष्फलकीय थी। चतुष्फलकीय आकृति को पढ़ रखे हैं आप। एक बार दोबारा से दे देता है, कहता है अगर समन्वय संख्या फिर से 4 है, लेकिन इस बार संकरण का प्रकार बदला हुआ है। संकरण का प्रकार है DsP2। अगर संकरण DsP2 है तो फिर बेटा यौगिक की संरचना कैसी होगी? वर्ग समतलीय। अब इसमें से थोड़ी देर ध्यान देने वाली बात है। DsP2, चलो मैं इसको पढ़ लेता हूं, फिर बाद में बताता हूं क्या है। अगर किसी भी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कितनी है? 6, तो बेटा उसमें 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं। पहला D2sp3, देखो 6 बनेगा भी, D के 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, तो 2 और 1 3 और 3 6। या तो ये संकरण हो सकता है, या तो संकरण हो सकता है sp3d2। इसमें भी S का 1, P के 3, D के 2, टोटल जोड़ोगे 6 ऑर्बिटल होंगे। मतलब 6 अगर ऑर्बिटल मिलने लगते हैं तो संरचना कैसी होगी? अष्टफल की। अब इन दोनों चीजों का अर्थ क्या है? इसका और इसका अर्थ क्या है? आखिर ये क्या दोनों संकरण सेम है या दोनों संकरण एक दूसरे से डिफरेंट है? भैया मैं जानता हूं कि ये दोनों संकरण जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब इस संकरण और इस संकरण में डिफरेंस क्या है, इस बात को पढ़ते हैं इस एरिया पर। आप सभी जानते हो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की स्ट्रक्चर को बनाते समय उसका बनाया जाएगा नाभिक। और आप इसके बाद जानते हैं नाभिक के चारों ओर कैसी कक्षाएं होती है? बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ध्यान देने वाली बात है बेटा, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। वैसे तो पूरी कक्षाएं होती हैं, लेकिन मैंने अपने समझाने के लिए केवल एक तरफ कक्षाएं बनाई हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा होती है बेटा उसको बोलते हैं nवीं कक्षा। उसके अंदर वाली क्लास को बेटा क्या बोलते हैं? n-1वीं कक्षा है। और उसके भी अंदर वाली इस वाली क्लास को बोलेंगे n-2। और इसके भी अंदर वाली क्लास को क्या बोलेंगे? n-3 बोलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं। अगर nवीं कक्षा का s उपकोष हो, nवीं कक्षा का p उपकोष हो और nवीं कक्षा का ही d उपकोष हो, अर्थात तीनों उपकोष परमाणु की बाहरी कक्षा से लिए जाएं, तो संकरण का प्रकार होता है sp3d2। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर s उपकोष बाहरी कक्षा का हो nवीं का, p उपकोष बाहरी कक्षा का हो nवीं का, लेकिन d उपकोष जो हो वो बाहरी कक्षा का ना होकर कौन सी क्लास का हो? एक अंदर वाली कक्षा का हो, n-1 का हो। अगर d उपकोष यहां से ले लिया गया है तो फिर बेटा संकरण का प्रकार होता है D2sp3। मैं एक बार ऐसे भी पढ़ सकता हूं, अगर s, p और d उपकोष तीनों बाहरी कक्षक के हैं, बाहरी कक्षा के हैं, sp3d2 संकरण बनेगा। अगर s और p उपकोष बाहरी कक्षा के हैं और d उपकोष बाहर से एक अंदर वाली कक्षा का है, तो इस प्रकार से जो संकरण बनेगा वो होगा D2sp3। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, देखो कैसे। एक केंद्रीय धातु परमाणु के 4s ने संकरण में हिस्सा लिया, 4p ने संकरण में हिस्सा लिया, 4d ने संकरण में हिस्सा लिया। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, 4 के ही सभी ऑर्बिटलों ने उपकोषों ने कक्षा में संकरण में हिस्सा लिया, तो संकरण का प्रकार हो जाएगा sp3d2। लेकिन अगर मैं कह दूं इसी जगह पर 4s ने संकरण में हिस्सा लिया, 4p ने संकरण में हिस्सा लिया, लेकिन 4d ने नहीं बल्कि 3d ने संकरण में हिस्सा लिया। अब ध्यान दें,
4 के हिसाब से ये n-1 हो गई। तो संकरण का प्रकार इस बार ये वाला नहीं होने वाला है, बल्कि पहले वाला होने वाला है D2sp3। अब कहोगे सर जी अभी और चीजें नहीं समझ में आ रही। बेटा बाकी की चीजें समझ में आएंगी जब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि वही प्रैक्टिकल का समय होता है जब हमें सब चीजें सामने दिखाई देती हैं। अभी तो केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं इसी रूल में से। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु में जो खाली ऑर्बिटल थे, खाली कक्षक थे, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल, जो वो खाली कक्षक थे लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। लिगैंड के पास तो भरे हुए कक्षक थे, बिकॉज लिगैंड के पास क्यों भरे हुए कक्षक थे, आप सभी को पता, लिगैंड के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर कहता है देखो इस दो लाइनों में से एक लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है, दूसरी लाइन को समझना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक लाइन को समझने से दूसरी लाइन आ जाएगी। अगर केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक खाली हैं और लिगैंड के कक्षक भरे हैं और इन दोनों के मध्य अतिव्यापन होता है, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर देखो लिखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन पर इन्हें सहसंयोजक आबंध ऐसी सिचुएशन पर कक्षकों से अतिव्यापन कर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर ध्यान रखना, अगर केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल कैसे हैं, रिक्त हैं, लिगैंड के ऑर्बिटल भरे हैं, अब जब इनका अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब ध्यान देने वाली जस्ट अपोजिट सिचुएशन लास्ट नंबर पे लिखी है, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल भरे हैं और इस बार लिगैंड के ऑर्बिटल खाली है। अपोजिट नेचर हो रहा है बिल्कुल। पिछली बार क्या था कि केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल खाली थे, लिगैंड के ऑर्बिटल भरे थे, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। इस बार जस्ट अपोजिट है, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑर्बिटल भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉनों से और लिगैंड के ऑर्बिटल कैसे हैं, खाली हैं। अब इन दोनों का अगर अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनने की सिचुएशन और पाई बॉन्ड बनने की सिचुएशन दोनों आनी चाहिए। और एक और साथ में बात की, अगर पाई बॉन्ड वाली सिचुएशन आती है तो पूछता है पाई बॉन्ड वाली सिचुएशन मिलती है, बहुत ही कम, शायद ही कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां पाई बॉन्ड बनने की संभावना उत्पन्न हुए। बाकी अधिकांश जो संभावना होती है वो कौन से बॉन्ड बनने की होती है, सिग्मा बॉन्ड। मैं इस बात को दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, केंद्रीय धातु परमाणु के कैसे ऑर्बिटल होने चाहिए, रिक्त, और लिगैंड के ऑर्बिटल कैसे हुए होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे हुए। इन दोनों का अतिव्यापन होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। परंतु अगर केस अपोजिट हो गया, कैसा कि इस बार केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन खाली हैं या लिगैंड के ऑर्बिटल खाली हैं, ऐसी सिचुएशन में दोनों का अगर अतिव्यापन होता है तो बनता है पाई बॉन्ड, जो कि ये टाइप के अतिव्यापन की संभावना बहुत ही कम होती है। तो बेटा ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतने नंबर हैं, उसमें से जितना जिसको आपको याद रखना है तैयार करके रखना है। अभी मैं बात करूंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, एक आपको उपसह संयोजक यौगिक दे दे, कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे, संकर लवण दे दे, उपसह संयोजक यौगिक दे दे, जो भी नाम बोल सकते हो सब नाम बोल डालो एक बार में, और उस यौगिक के विषय में क्या कहे, इस यौगिक के विषय में संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संरचना व चुंबकीय प्रकृति की गणना करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस चुंबकीय प्रकृति की गणना को करते समय हमें कौन कौन से स्टेप यूज में लाने हैं, सबसे पहले इस बात को पढ़ते हैं। मैं क्या बोलता हूं, आपके एग्जाम में ये आएगा नहीं, ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये आएंगी नहीं, लेकिन बशर्ते ये क्यों लिखी गई हैं, ताकि अगर आपसे कभी कोई उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र देकर आपसे ये कहे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर इसकी संरचना और चुंबकीय प्रकृति ज्ञात करिए, तो संरचना और चुंबकीय प्रकृति को ज्ञात करने के लिए आपको इतने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इन बातों को लिखेंगे भी अपने नोट्स में, लेकिन इन बातों को केवल इतना याद रखेंगे कि हम एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे कर सकें। वो जो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड करने वाला, उसके लिए हमें इनको नंबरों को याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में ये नंबर आपसे कभी नहीं लिखवाएगा, आपको केवल याद रखने हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सको अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं नंबर पढ़ता जाता हूं, जहां नहीं समझ में आए बताइए।
सबसे पहले अगर कोई योग सूत्र दे देता है तो उस सूत्र में सबसे पहले मैंने लिख भी रखा है, उपसय यौगिक की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों का निर्धारण कैसे होगा। और ज्यामिति और चुंबकीय गुण पूछता भी है कि ज्यामिति और चुंबकीय गुण बताओ, उसको तुरंत बताने लगो। सबसे पहले पहला नंबर है, कहता है CMA। या CMA का मतलब क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। कहता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। जैसे ही आपको सूत्र मिले, आप सबसे पहले उसमें केंद्रीय धातु परमाणु की क्या ज्ञात करो? ऑक्सीकरण संख्या। देखो मैं एक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके दिखाता हूं कैसे ज्ञात करनी है बेटा। जैसे ऐसे फॉर्मूला कोई मिल गया, CuNH3 का होल 4 डबल प्लस, ऐसा फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करोगे? देखो हम करके दिखाते हैं। Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान लोगे? X। सभी को पता है NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बिकॉज ऑफ NH3 पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो X + 0 = बेटा बराबर की दूसरी और 2 प्लस चार्ज लिखा है ना, तो +2। X बराबर कितना आ गया? +2। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आ गई। अब कहता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आ जाए ज्ञात कर उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। आयन का मतलब है अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका करना चाहिए? Cu++ का। क्यों करना चाहिए? क्योंकि Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? +2। तो कहता है जैसे ही Cu की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता चले उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना चाहिए। आयन का मतलब कॉपर का नहीं करना है, कॉपर +2 का करना। ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई दूसरा एटम होता और उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 आ जाती तो फिर उसके +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता। तो करोगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसका अगर करने के लिए आ जाएगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 का करोगे, लास्ट से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्या करना है भैया? पहला स्टेप हम लोगों का फॉलो हो गया है, कर लिया है हम लोगों ने। सेकेंड स्टेप पे क्या कहता है? लिगैंड्स की पहचान कर लेते हैं। जो ये लिगैंड लगा हुआ है इसकी पहचान होगी। अब लिगैंड की पहचान कैसे? 2 प्रकार के लिगैंड होते हैं, एक प्रबल लिगैंड होता है और एक दुर्बल लिगैंड। अब प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड्स में थोड़ी सी मैं बात करूंगा, इस पर कैसे चर्चा करेंगे। बाय चांस Cu का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया Cu++ का, और Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट मिला। 3D में 5 उपकोष थे, 1 2 3 4 5 उपकोष थे, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे थे। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं एक नॉर्मल सी बात, Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा आएगा भी नहीं, जोड़े बने होंगे काफी, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, ऐसा आ गया बाई चांस। तो क्या बोलता है? सबसे पहले दुर्बल लिगैंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के आयन का युग्मन नहीं करते हैं। मतलब अगर लिगैंड दुर्बल है तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं जिस व्यवस्था में, वैसी ही व्यवस्था में बने रहेंगे। व्यवस्था आपको चेंज नहीं करनी है। कौन कौन सा दुर्बल है इस बात को भी तो पता कर लिया जाए। तो भैया दुर्बल का लिख रखा है उन लोगों ने, दुर्बल है H2O। अगर लिगैंड H2O होता तो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट बिगाड़ा नहीं जाएगा। लिगैंड C2O4 है डबल माइनस, अरेंजमेंट बिगाड़ा नहीं जाएगा। OH पे भी F- NO3 Cl Br-, इन सब की दशा में इन सब लिगैंड की दशा में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट आप बिगाड़ने वाले नहीं हैं। भैया सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। बी पार्ट पर आ जाते हैं इसके। कहता है प्रबल लिगैंड क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का जबरदस्ती जोड़ा बना देते हैं। कैसे जोड़ा बना देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इनका क्या बनाएंगे? जोड़ा। इनको धक्का देंगे। इधर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 1 2 3 4। तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से हटा करके इनको यहां अरेंजमेंट बना देंगे। इलेक्ट्रॉन 4 ही थे, लेकिन क्योंकि प्रबल है, ताकतवर है, क्षमतावान है, ये इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे? जोड़ा। सोचने वाली बात है। अगर इलेक्ट्रॉन 4 5 होते तो जोड़ा कैसे बनाते? यहां से हटा देते,
इसका जोड़ा बन जाता, ये हटा देते इसका जोड़ा बन जाता, लेकिन इसका तो जोड़ा कभी ना बन पाता। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का संभव है उसको धक्का देते हुए क्या बना देते, जोड़ा बना देते। तो ये जोड़ा वाली बात हो। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जोड़े बना सकते हैं, सॉरी कौन कौन से लिगेंड जोड़ा बना सकते हैं। CO प्रबल लिगेंड है, धक्का दे के जोड़ा बना डालेगा जितना संभव होगा। CN NO2 EN NH3 PY का मतलब समझते हो, एक कंपाउंड आता है पिरीडीन, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और NCS आइसोथायोसाइनेट, ये सारे के सारे ऐसे लिगेंड हैं जो जोड़ा बनाते ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सकता है। भैया सेकंड नंबर बी पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कहते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को Ca में के रिक्त कक्षकों में भरते हैं। अब और ध्यान दो बेटा, ये कुछ रिक्त कक्षक बचे ना, तो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को इन रिक्त कक्षकों में भरना है। अब बात आएगी लिगेंड कैसे इलेक्ट्रॉन देगा। मोनोडेंटेट लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। फिर ध्यान रखना, एक मोनोडेंटेट लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक डाइडेंटेट लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और एक ट्राइडेंटेट लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ध्यान देने वाली बात है, NH3 मोनोडेंटेट इलेक्ट्रॉन है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता था, NH3 कितने हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, 8। और 8 इलेक्ट्रॉनों को हम इन्हीं खाली ऑर्बिटलों में क्या करते, भरते। भैया आगे चलते हैं, इन सारी बातों को छोड़कर रिक्त कक्षकों में भरते हैं। ये वाला नंबर भी हो गया। भरे हुए कक्षक संकरण व ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, जिस हिसाब से कक्षक भरे जाएंगे। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, एस का 1 भरा था, पी के 3 भरे थे, ऐसा अगर भरा हुआ मिल गया तो संकरण कौन सा बना डालेगा, sp3। समझ रहे हो, अगर एस का केवल 1 ऑर्बिटल भरता, पी का केवल 1 ऑर्बिटल भरता, तो संकरण क्या हो जाता, sp। समझ रहे हो ना कैसा भरता जाके, तो वो संकरण का निर्धारण करता, और संकरण के हिसाब से ही क्या पता चलती, ज्यामिति। अब मैं कहता संकरण का sp3 है तो कौन सी ज्यामिति होती, आप बताते संकरण sp3 है चतुष्फल की होती, मैं बोलता संकरण dsp2 है, संकरण कौन सा ज्यामिति क्या होती, वर्ग समतली। अभी आगे नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, यदि यौगिक के, हालांकि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये, लेकिन सुन लेते हैं। कहता है यह यौगिक के निर्माण में n-1d कक्षक, n-1d कक्षक मतलब समझ गए ना, चौथी कक्षा तक गया तो डी कौन सा हो, तीसरे का, छठवीं कक्षा तक गया तो डी कौन सी क्लास का हो, पांचवी का। अगर n-1d कक्षक भाग ले लेता है तो फिर यौगिक का जो संकुल होता है कैसा संकुल कहलाता है, अंतः। अंतः का मतलब अंदर वाली क्लास के लिया गया है, अंतः संकुल कहलाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, निम्न संकुल। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, यदि यौगिक के निर्माण में nd का मतलब है बाहरी वाली कक्षा का डी उपकोष सम्मिलित हो जाता है, तो भैया इस प्रकार के संकुल को हम कहते हैं बाह्य संकुल या फिर उच्च संकुल कहलाता है। मैं बोल रहा हूं ना कि ये नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन फिर भी लिख देंगे अगर जरूरत पड़ जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उसमें से। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलता है, यदि यौगिक के सभी इलेक्ट्रॉनों में के जोड़े बने हुए हैं, यौगिक के हर एक इलेक्ट्रॉन को देखा, हर एक का जोड़ा बना है, अकेला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि सबका जोड़ा बना है। यौगिक की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। अगर बेटा बाई चांस यौगिक में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन मिल गया जिसका जोड़ा नहीं बना है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय आ जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण 0 है, लेकिन अगर अनुचुंबकीय आ जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना होगा। कौन से सूत्र से निकालना होगा चुंबकीय आघूर्ण, म्यू इज इक्वल टू, चुंबकीय आघूर्ण को कैसे लिखते हैं, म्यू से, और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n+2। पूछेगा n कौन है, तो हम बताएंगे n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित का मतलब जानते हो, जिनका जोड़ा, तो हमें इतने स्टेप करके दिखाने होते हैं किसी उपसहसंयोजक यौगिक में। अगर हम उस उपसहसंयोजक यौगिक पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करते हुए उसकी संरचना और चुंबकीय नेचर को बताना चाहते हैं, तो अभी आप क्या करेंगे कि हम इस वाले हिस्से को मिटाएंगे, और इस वाले हिस्से पर एक एग्जाम्पल को दिखाते हुए हम ये सारे के सारे स्टेप उस पर फॉलो करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आपको अगर एग्जाम में कोई फॉर्मूला आ जाएगा तो उसको अप्लाई करना है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है FeCN6 4- चार्ज लिखा हुआ है। कहता है कि चुंबकीय व्यवहार का निर्धारण कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन चुंबकीय व्यवहार का निर्धारण कीजिए ऐसा भी आ सकता है,
चुंबकीय प्रकृति को बताइए, चुंबकीय गुण लिखिए, या आ सकता है चुंबकीय व्यवहार का निर्धारण वीबीटी के आधार पर करिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर करिए, क्योंकि मैंने वीबीटी अभी पढ़ा है। अब हम उसी के बेसिस पर एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। कितने स्टेप है? 7। सबसे पहला काम ध्यान दो, देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या लिखा था? CMA की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या वैसे तुम लोग होशियार हो, ज्ञात कर सकते हो। कैसे? वही अप्लाई करते हुए ऑक्सीकरण संख्या इसका हम निकालते हैं। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखोगे? x प्लस बेटा 6। किसी व्यक्ति को ऐसा मालूम है Cn पर ऋण चार्ज कितना होता है? -1। एक Cn पर एक ऋण चार्ज, तो 6 Cn पर 6 ऋण चार्ज होगा, और बराबर की दूसरी ओर बेटा लिखा हुआ है -4। भाई 4 ऊपर माइनस चार्ज लगा, इसका मतलब -4। इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। -6 होगा, ये बराबर की दूसरी ओर जाएगा +6, +6 में से वो 4 घट जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आने वाला है? +2। ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी तो देखो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2। और साथ में ये भी तो कह रहा था कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो भैया पहला काम है, हम सबसे पहले करेंगे Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर करेंगे उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब तक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत दिखा देना, आयन का दिखाना ही नहीं तब तक। पहले धातु का, फिर उसके आयन का। 26 का बेटा करके देखेंगे। 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 3p6 4s2 बेटा 3d पे 6 आएगा, देर 26 हो जाएंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। लेकिन हम लोगों को किसका करना था? आयन का। तो भैया आयन लिखो, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। तो हमें ऑक्सीकरण संख्या +2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सोच समझ के ध्यान देना इस पर। क्या ध्यान देना है? 2 +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने का नियम होता रहा ये, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाला जाएगा सबसे बाहरी कक्षा का। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक पहली कक्षा, यहां से यहां तक दूसरी कक्षा, ये वाला यहां से यहां, और ये वाला तीसरी कक्षा है। सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है? और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? भी तो 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 0, अर्थात बचेगा नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, और लिखाना चाहो तो लिख लो 4s पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अच्छा ये बताओ, क्या 4s चौथी कक्षा तक था? तो चौथी क्लास थी, भले अब खाली हो गई है। अच्छा चौथी क्लास में एक और तो होता है, 4p भी तो हो सकता है, और 4d भी हो सकता है। अच्छा 0 क्यों लिखा है जानते हो? क्योंकि वहां पूरी तरीके से क्लास खाली है, इसलिए मैंने 0 0 बताया कि थी ही चौथी क्लास पहले, लेकिन अब खाली पड़ी है, ये 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसके बाद पहला स्टेप फॉलो कर लिया यार तुमने, लिगेंड्स की पहचान करो। जल्दी से दोनों में देखो, ध्यान से इसको बात पता करो, लिगेंड प्रबल वैसे है कि दुर्बल लिगेंड है? प्रबल। तो हम यहां लिखेंगे, देखो ध्यान से, प्रबल वाले लिगेंड में देखो Cl लिखा हुआ है, तो हम सेकेंड स्टेप पर क्या लिखेंगे? लिगेंड कैसा है? प्रबल है। और बेटा अगर लिगेंड प्रबल है तो ये जोड़े बनाने लगेगा इलेक्ट्रॉनों के, नहीं जोड़े बनाने लगेगा। तो एक काम करते हैं, लिगेंड के जोड़े भी बना के दिखाते हैं। कैसे बनाने लगेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को भर के दिखाते हैं। अच्छा भर के दिखाना है कौन से इलेक्ट्रॉन? सबको नहीं भर के दिखाना है, लास्ट वाली इधर भर के दिखा देना है केवल। सोच समझ के जवाब देना भैया। 3d पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। किसी को मालूम है d पे कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। थोड़ी देर के लिए एक काम कर लेते हैं, (4s) का भी बना लेते हैं, और थोड़ी देर एक और काम करते हैं, 4p का भी बना लेते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा तभी थोड़ी देर एक और काम कर लो, 4d का भी बना लो।
बेटा 4D का नहीं बना रहे हैं क्योंकि 4D के लिए जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। जरूरत पड़ती तो मैं 4D का भी बनाता अगर जरूरत पड़ती। अच्छा ये बताओ, लिगेंड प्रबल था ना, इलेक्ट्रॉन कितने थे, जरा पहले ये बात को ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रॉन 3d6 है, भर लो भैया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्योंकि लिगेंड प्रबल है, ये इलेक्ट्रॉनों के क्या करेगा, जोड़े बनाएगा। इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बनवा लेते हो भैया, अगर जोड़े बनाएगा तो देखो ध्यान देने वाली बात है। अब 3D कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबके जोड़े बन गए। अब तुम लोग होशियार थे पहले भी, शायद अब भी थोड़े से होशियार बचे हो, और क्योंकि थोड़े से भी होशियार बचे हो तो ये लाइन को समझने वाली सबसे कठिन चीज़ है, इसको भैया ध्यान दो, सबसे कठिन चीज़ यही है। अच्छा जरा ध्यान देने वाली बात है कि जो आपको सूत्र मिला था, मोनोडेंटेड लिगेंड था कि डाइडेंटेड, CN एक उपसह संयोजक आबंध बनाता था कि 2, एक मोनोडेंटेड। अच्छा मोनोडेंटेड लिगेंड का काम क्या होता था, लिगेंड एक होता था, इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में देता था, अर्थात एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता था। तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 12। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये समझ गए, सब कुछ समझ गए। तो लिगेंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 12। देखो कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कोई व्यक्ति, अब बच्चों के दिमाग में ये बात समझाई जा सकती है, आखिर 4D क्यों नहीं बनाया गया, 12 इलेक्ट्रॉन यहीं तक भर गया, क्या हमें 4D की जरूरत थी, छोड़ दिया इसको। अच्छा 4D की जरूरत नहीं थी तो बस इतनी बात बताना, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कहां से भरना स्टार्ट हुआ है, यहां तक तो Fe के ही इलेक्ट्रॉन थे, D के 2 उपकोषों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरे गए, S के 1 उपकोष में लिगेंड भरा गया, और P के 3 उपकोष में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरे गए। D के कितने उपकोषों में, 2, S के 1 और P के 3 ऑर्बिटलों में भरे गए, तो P के 3 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को भरा गया। अब ये ध्यान देने वाली बात एक और चीज है, ये संकरण sp3d2 भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था? तो जरा ये देख के बताओ, क्या D सबसे लास्ट वाली सेल का है, n वाली सेल का है कि n-1 का है, n-, तो फिर ठीक है, फिर संकरण का प्रकार यही रहेगा। तो संकरण क्या हो गया, D2sp3। और बेटा जब संकरण आपको पता हो जाता था, आप ज्यामिति का भी तो निर्धारण कर देते थे। अगर बेटा संकरण का निर्धारण हो गया है तो ज्यामिति का निर्धारण कैसे होने वाला है, अष्टफलकी होता है क्या? तो भैया नेक्स्ट नंबर पर हम लोग इसकी क्या लिख देंगे, ज्यामिति। ज्यामिति कैसी होगी, अष्ट, अच्छा अष्टफलकी का याद होगा एक नाम और था, हाँ, वर्ग समतली द्विपिरामिडी। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है अष्टफलकी आकृति थी तो कम से कम स्ट्रक्चर बना के दिखा देते, तुरंत स्ट्रक्चर बना डालो। देखो कैसे, Fe को बीच में रहना है, कितने उपसंयोजक बंध बने हैं, 6, 1 2 3 4, एक तल से ऊपर एक तल से नीचे, CN CN CN, ये सारे के सारे तल में रहने हैं, एक बॉन्ड तल से ऊपर एक बॉन्ड तल से नीचे, और लास्ट में लिखा है 4-4। तो इस प्रकार का आप स्ट्रक्चर भी आसानी से दिखा सकते हो। अच्छा इतनी बात करने के बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ज्यामिति तो संकरण हो गया। इसके बाद कहता है यदि यौगिक में n-1d कक्षक भाग ले रहा है तो यौगिक का संकुल अंतः संकुल या निम्न संकुल होगा। जरा ध्यान से देखो, तुमसे पूछेंगे ND वाला उपकोष भाग ले रहा है कि n-1d वाला उपकोष भाग ले रहा है, n-1d। क्यों, n की वैल्यू कितनी है इस बार, 4। तो संकरण में D वाला कौन सा ले रहा है, n-1d। तो संकरण का संकुल कैसा होता है, अंतः संकुल या निम्न संकुल। तो हम यहां ले क्या लिखेंगे, यौगिक या तो अंतः संकुल होगा
या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, निम्न संकुल होगा। अब निम्न संकुल होगा तो उच्च वाली बात छोड़ ही देते हैं बेटा। 5th नंबर, अगला नंबर चलते हैं। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट नंबर पे, अच्छा ये एनडी वाला बात छोड़ते हैं क्योंकि n-1 डी वाला रूल अप्लाई हो गया, तो एनडी वाला छोड़ देते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट नंबर, यदि यौगिक के सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में, जरा देखो क्या टोटल इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना है तो कंपाउंड कैसा है, तो लिखते हैं देखो, यौगिक में समस्त इलेक्ट्रॉन काहे में हैं, जोड़े में हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं। यौगिक कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा बेटा। एक और नंबर लास्ट में। अच्छा प्रतिचुंबकीय हो गया तो अनुचुंबकीय वाले का काम खत्म हो गया। लास्ट में चुंबकीय आघूर्ण भी तो निकालते थे, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर आघूर्ण म्यू बराबर सूत्र होता है रूट ऑफ n+2। जरा ध्यान देखो कि n का मान क्या होता था, n क्या होता था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका जोड़ा ना बना हो, सबके जोड़े बने हैं, अर्थात समस्त इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हैं। और समस्त इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हैं तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। अगर बेटा इस फॉर्मूले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, अर्थात n बराबर कितना रखना चाहिए, 0। बेटा अगर n बराबर 0 रखोगे, ध्यान से देखो तो n का वैल्यू 0 होगा, इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन इसको बोलते हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण का क्या है, मात्रक। इतनी बातें आपको लिख करके दिखानी होंगी। अब आपके कोर्स में फॉर्मूला दूसरे टाइप का आ सकता है। एक फॉर्मूला मैंने करके दिखा दिया है, अदर फॉर्मूले आते हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को, स्ट्रक्चर बिहेवियर को दिखाने के लिए कहता है। आप उसको कंप्लीट करोगे, एक काम करेंगे, एक थ्योरी और बचती है CBT। इस थ्योरी को रखते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और मेरे ख्याल से यही लास्ट होगा। तो फिर बाकी चीज़ें कल मिलते हैं।